स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथ्यू अर्नोल्ड के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म 1822 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1888 में हो गई थी। मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में हमने एक पहले ही वीडियो बना दिया है, तो आप उसमें से मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम उनके वर्क थेसिस के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। थेसिस इज मैथ्यू अर्नोल्ड्स मोनोडी। थेसिस नामक जो वर्क है जो मैथ्यू अर्नोल्ड्स ने लिखा है, यह एक शोक गीत है। मोनोडी मतलब होता है शोक गीत। इट कमेमोरेट्स अर्नोल्ड्स रग्बाई एंड ऑक्सफोर्ड फ्रेंड आर्थर यूक्ला। कमेमोरेट्स मतलब होता है श्रद्धांजलि। ठीक है, देखिए यह मैथ्यू अर्नोल्ड के एक मित्र आर्थर ह्यू क्लार्क के लिए श्रद्धांजलि है, जो मैथ्यू अर्नोल्ड के फ्रेंड थे रग्बाई से और ऑक्सफोर्ड। कहने का मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड के उस फ्रेंड आर्थर ह्यू क्लार्क जो उनके साथ रग्बाई और ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे, उनके लिए मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये श्रद्धांजलि के रूप में लिखा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्लार्क died at Florence on November 13, 1861। क्लार्क मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड के मित्र क्लार्क की मृत्यु फ्लोरेंस में 13 नवंबर 1861 में हो गई थी। इट इज़ द कंपेनियन पोएम ऑफ द स्कॉलर जिप्सी। देखिए, इट इज़ द कंपेनियन पोएम ऑफ, यह कंपेनियन पोएम थी। कंपेनियन मतलब दो पोएम के साथ प्रकाशित की गई थी, और इसके साथ एक पोएम थी द स्कॉलर जिप्सी। ठीक है, अर्नोल्ड्स टेक 2 years टू राइट इट। अर्नोल्ड ने इसको लिखने के लिए 2 साल लगाया था। मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड ने थेसिस नामक वर्क को लिखने के लिए उन्होंने 2 साल लगाया था। ही रीड्स थियोक्रिटस, इडलस एंड वर्जिल्स, इक्लॉग्स एंड मॉस्कस lament of Bion. The poem is finally composed in 1866। देखिए, he reads and reads, मैथ्यू अर्नोल्ड ने थियोक्रिटस के इडलस को पढ़ा था, वर्जिल के एक्लुगस को पढ़ा था और मॉस्कस के लेमेंट ऑफ बॉयन को पढ़ा था। द पोएम इज फाइनली कंपोज्ड इन 1866। और आगे चल के 1866 में यह पोएम थीसिस पूरी तरीके से प्रकाशित हुई। इट इज़ पब्लिश्ड इन मैकमिलियंस मैगजीन इन अप्रैल 1866। और यह पोएम थीसिस नामक जो पोएम था वह मैकमिलियन के मैगजीन में 1866 में प्रकाशित हुई। इट इज़ इंक्लूडेड इन न्यू पोएम इन 1867। उसके बाद इसे 1867 में एक नए पोएम में जोड़ दिया गया। इट इज़ अ पास्टोरल एलिजी, यह एक पास्टोरल एलिजी है। थीसिस इज क्ला वाइल कॉरिडोन इज अर्नोल्ड। देखिए, इसमें जो 2 कैरेक्टर हैं थीसिस, वह क्लॉ है। मतलब थीसिस जो नाम दिया गया है इस वर्क को, वह किसके स्थान पे है? क्लॉ के स्थान पे। वाइल जबकि कॉरिडोन जो है वो मैथ्यू अर्नोल्ड है। द पोएम फोकस अर्नोल्ड्स डाउट्स, यह पोएम मैथ्यू अर्नोल्ड के संदेह पर प्रकाश डालता है, प्रॉब्लम उनकी समस्याओं पे प्रकाश डालता है और उनके दुख पे प्रभाव डालता है या प्रकाश डालता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पोएम ख़त्म होता है। तो आइए अब हम मैथ्यू अर्नोल्ड के दूसरे फेमस पोएम को पढ़ते हैं, जिसका नाम है द स्कॉलर जिप्सी। द स्कॉलर जिप्सी 1853। मैथ्यू अर्नोल्ड का जो द स्कॉलर जिप्सी नामक पोएम है वह 1853 में प्रकाशित हुआ था। इज मैथ्यू अर्नोल्ड्स पोएम ऑफ 25 स्टेंजा विद 10 लाइन्स ईच। यह मैथ्यू अर्नोल्ड का जो पोएम है ये 25 स्टेंजा का है और इसमें हर स्टेंजा 10 लाइन की है। अर्नोल्ड टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम जोसेफ ग्लेनविल्स द
वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग 1661। देखिए 1661 में जोसेफ ग्लेनविल द्वारा लिखा गया एक वर्क द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग से प्रभावित होकर, इंस्पिरेशन मतलब प्रभावित होकर, मैथ्यू अर्नोल्ड ने द स्कॉलर जिप्सी को लिखा था। द पोएम नरेट्स द एडवेंचर ऑफ एन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर हु इज टायर्ड ऑफ सीकिंग एडवांसमेंट। देखिए यह पोएम एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति के बारे में दर्शाता है जो टायर्ड ऑफ सीकिंग एडवांसमेंट, जो तरक्की पाने के लिए बहुत सारे साहसिक कार्य करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। ही ज्वाइंस द जिप्सीज टू लर्न दियर लोर। देखिए ही ज्वाइंस वह जुड़ गया, द जिप्सीज मतलब होता है बंजारे, वह बंजारों से जुड़ गया, टू लर्न दियर लोर उनकी ज्ञान को सीखने के लिए, रूम्स इन द वर्ल्ड और वह उनके साथ पूरा देश भ्रमण करने लगा। रूम मतलब होता है भ्रमण करना। विद देम एंड स्टिल हंट्स द ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड। और स्टिल फिर भी हंट्स मतलब होता है मरड़ाना, द ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड, और वो उन्हीं लोगों के साथ मतलब बंजारों के साथ ऑक्सफोर्ड के देश में या शहरों में घूमा करता था। द पोएम शोज अर्नोल्ड्स एटीट्यूड टू लाइफ। यह पोएम अर्नोल्ड के जीवन के हाव भाव को दर्शाता है। इट इज़ फुल ऑफ मेलंकली एंड पेसिमिस्ट। यह पोएम पूर्ण रूप से निराशावादी है, जिसमें दुख को ही दर्शाया जाता है केवल। ही इज डिससेटिस्फाइड विद हिज ओन एज। मैथ्यू अर्नोल्ड अपने जीवन से संतुष्ट नहीं थे। तो अब हम मैथ्यू अर्नोल्ड के नेक्स्ट वर्क के इंट्रोडक्शन को देखते हैं, जिसका नाम है रगबाई चैपल। ठीक है, रगबाई चैपल इज अर्नोल्ड्स एलिजी ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड। देखिए रगबाई चैपल नामक जो वर्क है इज अर्नोल्ड एलिजी, यह पोएम भी अर्नोल्ड का एक एलिजी है, दुखांत है, जो उन्होंने अपने पिता डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड के मृत्यु के उपरांत लिखा था। द फेमस हेड मास्टर ऑफ रगबाई, और मैथ्यू अर्नोल्ड के पिता रगबाई के एक बहुत ही प्रसिद्ध अध्यापक थे। दिस पोएम इज पब्लिश्ड इन 1867। इस पोएम को 1867 में प्रकाशित किया गया। इट इज रिटेन आफ्टर अबाउट 15 ईयर ऑफ डॉक्टर अर्नोल्ड्स डेथ इन 1842। देखिए यह लगभग 15 साल बाद लिखा गया था डॉक्टर अर्नोल्ड मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड के फादर की मृत्यु के बाद। मैथ्यू अर्नोल्ड के फादर की मृत्यु 1842 में हुई थी। उसके लगभग 15 साल बाद मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस वर्क को रगबाई चैपल को लिखा था। इट एक्सप्रेसेस अ लोफ्टी मोरल आइडिया। इस कविता में या इस वर्क में अत्यधिक मोरल नैतिक विचारों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पोएम खत्म होता है। ये लाइन तो अब हम मैथ्यू अर्नोल्ड के एक और फेमस वर्क को देखते हैं, जिसका नाम है डॉबर बीच। ठीक है, डॉबर बीच इज मैथ्यू अर्नोल्ड्स एलिजी ऑन द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। डॉबर बीच नामक ये जो वर्क है ये मैथ्यू अर्नोल्ड का एक एलिजी है। ठीक है, ऑन द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, जिसमें उन्होंने दर्शाया कि लोग किस तरीके से धर्म से लोगों का विश्वास उठ रहा है। इट इज़ रिटेन इन 1867 और डॉबर बीच 1867 में लिखी गई। अर्नोल्ड फील्स सैड व्हेन ही फाइंड्स द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। और मैथ्यू अर्नोल्ड ये देखते हैं या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड जब ये देखते हैं कि लोगों का जो आस्था है, फेथ मतलब आस्था या विश्वास, लोगों का जो विश्वास है किस तरीके से
उनके धर्म पर से उठता जा रहा है, यह देखकर मैथ्यू अर्नोल्ड जो दुखी थे, उसी में उन्होंने डॉबरविच नामक इस पोएम को लिखा है। द लॉस इज ड्यू टू साइंस एंड ग्रोइंग मटेरियलिज्म। यह जो लोगों का विश्वास है, जो लोगों का विश्वास धर्म से जो उठता जा रहा है, इसका मेन कारण साइंस है, मतलब विज्ञान है, और ग्रोइंग मटेरियलिज्म, और बढ़ता हुआ भौतिकतावादी है। द पोएट ट्राइज टू फाइंड कंसोलेशन इन ट्रू लव। यहाँ पे जो कवि हैं वह कंसोलेशन, तसल्ली पाना चाहते हैं अपने सच्चे प्रेम के द्वारा। देयर इज स्पिरिचुअल इसोलेशन। इसोलेशन मतलब होता है अलगाव। यहाँ पर लोगों के अंदर आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक, इसोलेशन मतलब अलगाव। यहाँ पे लोगों के अंदर आध्यात्मिक अलगाव है। स्केप्टिसिज्म हैज़ टेकन द प्लेस ऑफ रिलीजियस। लोगों के अंदर स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म मतलब अविश्वास, हैज़ टेकन द प्लेस। अब लोगों के अंदर, पहले जो लोगों का धर्म पे पूरी तरीके से विश्वास था, धर्म जो कहता था वो मानते से, आँख मूंद कर उसको मान लेते थे, लेकिन अब उनका इन सभी चीज़ों पर से धीरे धीरे विश्वास उठने लगा। मतलब कहने का, अब उनका उस पर विश्वास नहीं रहा, या अब उस धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं। द पोएम इज रिप्लेट with an elegiac note, though it is written in an lyrical style। देखिए, द पोएम इज रिप्लेट, यह कविता पूरी तरीके से विद एन एलेजाइक, दुखांत है, नोट दाउ, फिर भी, इट इज रिटन इन अ लिरिकल स्टाइल, फिर भी इसे लयबद्ध रूप से सजाया गया है या फिर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये भी पोएम खत्म होता है। ओके, बाय। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्यू अर्नोल्ड के कुछ और फेमस वर्क के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा। ओके, बाय।